रिकॉग्नाइज करते हुए इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशंस जम्मू कश्मीर पुलिस को मेडल्स की फॉर्म में मिली पिछले 2 साल के अंदर, मुझे लगता है कि ये तमाम तर पिछले अरसे का रिकॉर्ड है। 930 मेडल जम्मू कश्मीर पुलिस को अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड किए गए और ये खुशी की बात है कि अभी कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो पहले आर्मी को ही मिलते थे, अभी कीर्ति चक्र हमारे भी जो बहादुर जवान जो ऑफिसर अच्छा काम करते हैं उनको दिया जा रहा है। हमारे शहीद अब्दुल रशीद काला जो टंगदार के रहने वाले हैं उनको कीर्ति चक्र मिला इस साल के अंदर। शौर्य चक्र हमारे शहीद अमन ठाकुर जिनकी कुलगाम में शहादत हुई ऑपरेशन के दौरान, उनको शौर्य चक्र मिला। कमल किशोर हमारे जो श्रीनगर में शहीद हुए उधमपुर रियासी के रहने वाले हैं, उनको भी शौर्य चक्र मिला। और एक हमारे और बहादुर ऑफिसर डीआईजी अमित कुमार जो एक ऑपरेशन में जख्मी हुए थे, लगभग 7 महीने दिल्ली में ट्रीटमेंट में रहे और अभी वापस श्रीनगर डीआईजी का काम कर रहे हैं, उनको भी शौर्य चक्र इस साल के दौरान मिला। सो ये काबिल तारीफ बात है। इस तरीके से गैलेंट्री के अलग अलग मेडल जिसकी तादाद मैं पहले बता चुका हूँ बहुत बड़ी है। हम लोग इस अच्छे काम के लिए पुलिस की सराहना करते हुए इनको अवार्ड देने के लिए जहाँ की लोकल गवर्नमेंट एलजी साहब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्ट्री को शुक्रिया कहना चाहते हैं कि वो हमारी बहादुर फोर्स की सेवाओं को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको मेडल से अवार्ड करते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग एक्टिविटी में हमारे जो अचीवर्स हैं उसमें कुलदीप हांडू को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। खालिदा बानो ने नेशनल वुशू में सिल्वर मेडल हासिल किया। ये दूसरा अचीवर हैं जो हमारे फोर्स की तरफ से इस वक्त के दौरान भी। बाकी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में हिस्सा लिया, किसी में सिल्वर, किसी में ब्रॉन्ज, किसी में गोल्ड मेडल हासिल किए। मैं उन सबको मुबारक देता हूं कि बहुत अच्छी कारकर्दगी कोविड के बावजूद भी हमारी रही। और हमारा ब्रास बैंड जो बहुत मशहूर है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड बहुत डिमांड में रहता है। इसको हम लोग पिछली बार गुजरात भी भेजे थे प्ले करने के लिए, अभी इनको दिल्ली भेजे थे पीछे, और अलग अलग जगह पे ये परफॉर्म करते रहते हैं। इन्होंने इस बार ऑल इंडिया कंपटीशन में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जम्मू कश्मीर का जो ब्रास बैंड है। मैं पुलिस के जो स्कूल हैं उनको भी कम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पुलिस के स्कूल्स की रही और उन स्कूलों ने शिक्षा के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में एक्सेलेंस प्राप्त करते हुए जो बाकी नेशनल लेवल के कार्यक्रम रहे उन हर तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। ये ओवरऑल ब्यौरा है जो मैंने आप लोगों के साथ हाइलाइट्स जो हैं जिनका शेयर किया साल 2020 का। अगर आपके कोई सवाल हैं तो यू आर वेलकम। तो दूसरा सवाल कई सारे हमने बच्चे देखे अभी भी जो रोड्स पर और कई सारे नाकों पर जो खड़े होते हैं, उनके लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि काफी थ्रेट जो है वो बन रहा है बच्चों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। सर दूसरा सवाल, कल जो लावेपुरा में एक एनकाउंटर हुआ है उसमें जो उनके घर वाले हैं उन्होंने कुछ खदशात दिखाए, क्या उसके लिए कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस करने वाली है? थैंक यू सर। आपका पहला सवाल कि नार्को कितनी बड़ी चैलेंज है, ये वाकया में बहुत बड़ी चैलेंज है। अगर टेररिज्म के बाद कोई दूसरी चैलेंज का जिक्र करें तो वो नार्को टेररिज्म की जो चैलेंज है वो सामने उभर के आ रही है। 2 वजह है इसकी, एक तो मिलिटेंसी को जिंदा रखने में नार्को ट्रेड का हिस्सा है, और दूसरा जो हमारा यूथ है उसकी बर्बादी की वजह पाकिस्तान बन रहा है नार्को ट्रेड के जरिए से। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही फ्रंट्स के ऊपर इस चुनौती को आड़े हाथों लेना बहुत ज़रूरी है। ये पुलिस के लेवल पर ही अगर इसको डील करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी एफर्ट्स शायद काफ़ी नहीं होंगी। इसमें जो सिविल सोसाइटी की तरफ से भी बहुत बड़े ताउन की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट की जो बाकी एजेंसीज इस एरिया को डील करती हैं उनको भी इसके अंदर चिप इन करना होगा। मगर हम इस चुनौती को अच्छा जवाब दे पाए हैं 2020 में, और हमारी कोशिश रहेगी कि 2021 में इससे भी बेहतर परफॉर्म करें। कल के ऑपरेशन का जो आपने जिक्र किया उसमें बहुत बार माँ बाप को पता नहीं होता है कि बच्चा घर से निकला है तो क्या जो कह के गया है उसी जगह पे है या किसी और जगह पे है। अगर कहीं गोलीबारी चल रही है और आप जिक्र कर रहे हैं कि बच्चा यूनिवर्सिटी में है,
यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने गया है, तो उसका उस जगह पे होने का क्या तुक बनती है जहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है। मैंने कल जीओसी का इंटरव्यू भी सुना जिसमें उन्होंने जिक्र किया किस तरीके से कार्रवाई सारी की सारी हुई। हम लोग फिर भी जो उसके माँ बाप ने एक बच्चे के कहा है उसको देख लेंगे, अगर उसमें कोई सदाकत हुई तो उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मगर मेरे जो इनिशियल इम्प्रेशन इस ऑपरेशन को लेके मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन ठीक तरीके से हुआ है। बाकी अगर कुछ चीज़ सामने आएगी तो उसको ज़रूर हम लोग अच्छे से देखेंगे। आराम से सर एक क्वेश्चन सर, देश विरोधियों की बात तो हमने आपसे सुन ली, मैं देशभक्तों की बात करूंगा। पहला तो जो एसपीओज है उसके लिए आपने 4.25 करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन अभी भी उनकी रेगुलर पॉलिसी के लिए कुछ नहीं हुआ, हर साल ये आवाज उठती रहती है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक रिस्क अलाउंस होता है जो कि हमारे जवानों को मिलता है, वो महीने का 75 रुपए मिलता है, जबकि सेम अलाउंस हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको 12,000 रुपए मिलता है। तो यूटी बनने के बाद भी ये भेदभाव क्यों है और क्या नए साल में आप रेजोल्यूशन लेके आएंगे? आपका शुक्रिया कि आपने हमारे जवानों की, हमारे एसपीओज़ की चिंता की। और मैं समझता हूं कि हम लोग एसपीओ की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनको पहले से बहुत बेहतर कर पाए हैं और इसको और बेहतर करने की गुंजाइश है आने वाले टाइम में, और उसके ऊपर कोशिश करेंगे। जवानों का जो रिस्क अलाउंस जिसको आपने 75 रुपये कहा है, उसके अलावा हमें एक हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है जिसका आपने जिक्र नहीं किया है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो मैं समझता हूं कि जो हमें मिल रहा है वो काफ़ी है। और जो हमारे ज़्यादा हाई रिस्क ड्यूटीज़ के ऊपर लोग हैं, मेरी सिर्फ उनके लिए कोशिश है कि उनके लिए और कोई स्पेशल अलाउंस लाया जाए। हमारे लिए जितने अलाउंसेज मिल रहे हैं वो काफ़ी हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, कल जो ऑपरेशन हुआ लावेपुरा में, उसमें जीओसी किलो फोर्स जो एचएस शाही साहब हैं, उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हाईवे पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से पुलिस का बयान जो प्रेस रिलीज के जरिए जो आया है, उनका कहना है कि ये जो लड़के थे ये हमारे टेररिस्ट की लिस्ट में थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कंट्राडिक्शन हो रहा है बयानों में? देखिए, पहला तो ये कि जीओसी बड़े सीनियर ऑफिसर हैं और आई हैव नो रीजन टू डिस्प्यूट कि उन्होंने जो कहा वो गलत होगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर दहशतगर्द आपकी लिस्ट में शामिल हो। पहले लड़का घर से दौड़ता है, फिर वो भागता है, फिर घर वाले रिपोर्ट करने आते हैं, जहाँ आपको अपने जराये से पता चलता है, फिर वो लिस्ट में चढ़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि हर लड़का जो मिलिटेंसी ज्वाइन कर चुका है आपकी लिस्ट में हो। सर, ये डीआईजी की पोस्ट जो है वैकेंट पड़ी हुई है, मैक्सिमम टाइम से मैक्सिमम पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है। तो इसमें सर, इसमें कोई पुलिसिंग में कोई दिक्कत नहीं आती? दिक्कत आती तो है, ये बात सही है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंटरनल लिटिगेशंस की वजह से जो हमारे ऑफिसर टाइमली जिनके सीनियरिटी के डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाते तो वो इम्पैनल होके डीआईजी बन गए होते। वो एक लंबी फाइट कोर्ट कचहरियों की अब हम लोग निपटा करके इनके सीनियरिटी के इश्यूज़ सॉर्ट आउट कर पाए हैं। अभी इनकी इम्पैनलमेंट के इश्यूज़ अवेटेड हैं और मुझे लगता है कि जितने डीआईजी हमें चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा डीआईजी हमारे पास अवेलेबल होंगे जल्द ही। सर, आपने कहा कि 26,000 से ज़्यादा केसेस जो है नारकोटिक्स के एफआईआर किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं, लेकिन अगर ये जो सवाल है ये मेरा नहीं है, ये आम जनता का सवाल है। अगर देखा जाए गली मोहल्ले में, कूचों में, वहाँ पर लोग आम साफ देखा जाता है कि वहाँ पर लोग ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं। उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि आम जनता काफी परेशान है, युवा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर बिगड़ रहा है और उसी से ज्यादा क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। पहले तो आपकी फिगर गलत है 26,000 केसेस की। 26,000 नॉर्मल क्राइम रजिस्टर हुआ है, नारकोटिक्स का क्राइम नहीं है। नारकोटिक्स का क्राइम 1132 केसेस टोटल रजिस्टर हुए हैं। मैंने पहले ही कहा कि ऐसे केसेस में 1672 लोग पकड़े गए, 35 लोग पीएसए में बुक किए गए और ये ड्राइव अभी भी बराबर जारी है। और मैंने ये भी कहा कि गली मोहल्ले कूचों में अगर ऐसे केसेस देखते हैं तो लोगों को पुलिस का और ताउन करने की ज़रूरत है। हम मिल करके इस चुनौती को और बेहतर तरीके से जो है इसका सामना कर सकते हैं। सर एक सवाल मेरा सर, 2020 का जो साल है, कोरोना की नज़र से देखें तो हर कोई जो है 2020 को भूल जाना चाहेगा, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के कामों को देखें, अभियानों को देखें तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। सर 2021 अब आगे है सर, क्या कुछ टारगेट्स हैं जो आपने सेट किए हैं? क्या कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो आपके सामने आने वाली हैं?
देखिए, सबसे बड़ा टारगेट 2021 में ये है कि जो अमन जहां तक हम ला सके हैं, इसको और मजबूत करना, और उस दिशा में जितने भी प्रयास किए जाएं वो कम पड़ते हैं। हम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पूरी तरह कमिटेड रहेंगे कि हम क्राइम के ग्राफ को और नीचे लाएं, नारकोटिक्स के खिलाफ और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें, काउंटर टेररिज्म को और अच्छे तरीके से डील कर सकें, ताकि पाकिस्तान के इशारे पे जो दहशतगर्दी पाकिस्तान की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से जहां पर चल रही है, उनके पिट्ठू और उनके अपने भेजे हुए दहशतगर्द जो जहां पर दहशतगर्दी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको और सख्ती से निपटा जाए, ताकि लोगों को अमन का माहौल पहले से ज़्यादा बेहतर मिले। हमारे बच्चों को अपना कैरियर बनाने का, पढ़ने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और ज़्यादा बेहतर मौका मिले। हमारी माएँ बहनें जो हैं वो पहले से ज़्यादा सिक्योर माहौल के अंदर जहाँ पर चल सकें। ये सारे टारगेट्स हमारे आने वाले वक्त में रहेंगे, और ये भी टारगेट रहेगा कि अवाम के करीब जो हम लोग 2020 में पहुँचे हैं, इससे और ज़्यादा अवाम के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों। So for last 1 week, there are repeated incidents of grenade throwing at certain religious places and recoveries have been made. So do you read any pattern? There is a specific sinister plot being hatched by the handlers across the Pakistan. बिल्कुल पैटर्न है इसमें। अभी जो पुंछ में हमने टेररिस्ट मॉड्यूल पकड़ा, उनको टारगेट दिया गया था किसी एक रिलीजियस प्लेस के ऊपर ग्रेनेड फेंकने का। कल का जो इंसिडेंट हुआ वो भी हमारे सामने, हालांकि नुकसान नहीं कोई हुआ। इससे पहले श्रीनगर में एक इंसिडेंट सुनने में आया था, उसमें भी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, इंसिडेंट वहाँ पर हुआ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की डिज़ाइन दहशतगर्दी के साथ साथ यहाँ कम्यूनल फ्लेयर अप करने की हमेशा रही है, जहाँ के अवाम ने, लोगों ने, पुलिस ने, फोर्सेस ने मिल कर के इसका तगड़ा जवाब दिया है। आने वाले टाइम में भी हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो इस तरह के नापाक साजिशें पाकिस्तान की सरजमीन से उठती हैं, उनको हम कुचलें, उनका अच्छे से जवाब दें, और आने वाले टाइम में भी हम अपना आपसी भाईचारा जो है उसको और मजबूत कर सकें। सर इसी से रिलेटेड एक सवाल सर जो कल जो हीरानगर में हुआ है, अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत, क्या ग्रेनेड था, मतलब किस तरह, क्या इंसिडेंट क्या था? उसके बारे में बात बाद में करेंगे। अभी जितना इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ उसका जिक्र मैंने कर दिया। Mushroom growth of OGW network also in the region. In the cases of drone throwing also, like they have been activated the local conduits to ferry such consignments. So what is police doing about it to prevent such occurrence? मुझे अच्छे से सुना नहीं आपने। मैंने कहा कि 36 मॉड्यूल ऐसे बस्ट कर चुके हैं हम पूरे साल के अंदर, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग शामिल थे, और बाकी कार्रवाई जारी है। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो बिना एक्शन के गया है पुलिस की तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि पुलिस सक्षम है आने वाले टाइम में भी ऐसी एक्टिविटी को अच्छे से हैंडल करेगी, कर करेगी। ये है कि आतंकी संगठन अपने ऑफशूट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। टीआरएफ एक्टिवेट हुआ है, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स एक्टिवेट हुआ है, और भी आतंकी संगठन लगातार एक्टिवेट हो रहे हैं। वो कितनी बड़ी थ्रेट मानते हैं आप? देखिए, ये थ्रेट को मैं नई थ्रेट नहीं मान रहा हूँ। इनकी माँ एक है और ये आगे उसकी औलाद हैं। ऑफशूट्स जितनी मर्जी हो जाएं, काम एक है इनका, तस्वीर एक है इनकी। इसलिए कोई ये नई चुनौती नया नाम देने से पैदा नहीं हो जाती है। हमें पता है कि टीआरएफ, गजनवी, फजनवी जितने पैदा हो रहे हैं, ये जैश और लश्कर के अंदर से ही इनको पैदा किया जा रहा है। जितने दहशतगर्द 2020 में टीआरएफ से नाम से मारे गए, जब उनकी पहचान होती थी तो वो अलबदर के, एचएम के, लश्कर के, जैश के निकलते थे। तो नाम इनको कोई भी दे देंगे आप, मगर ये एक ही बाप की औलाद हैं, एक ही माँ की औलाद हैं, और वो पाकिस्तान है। और इनका एक ही काम है, जहाँ पर लोगों की जानो माल को नुकसान पहुँचाना, जहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करना, और हम इनके खिलाफ बिना नाम की परवाह किए काम अपना सख्ती से करते रहेंगे। Sir, you said that now, terrorists, their focus area was Kashmir Valley. Now they are also trying to, stoke communal tension here in Jammu region. Sir, do we have any, figures that how many active terrorists, any figure of the active terrorists here in Jammu region? And, because in the recent past, we have seen, as Mohit ji was saying, that there have been recoveries of grenades and
yesterday also there was one grenade attack on a temple. So do you think that now terrorists are trying to focus on Jammu region and they are trying to revive? Feel happy about the fact that there were around a dozen terrorists active in Jammu region. That number has come down to 3 now, and those 3 are in Kishtwar district, and we are tracking them, we are chasing them, and I'm sure one day we will be successful soon. Other than that, I haven't got any report about any new person joining from any other district of Jammu. But yes, they have some sleeping cells, some modules, as I said, working as OGWs, working underground as transporters, as couriers, and as executors of minor incidents of grenade throwing and all. We are keeping a strict watch, and we have already taken action against those who have been identified by us. In Jammu city, and has the security of the main temples and other religious places been increased here? That is always under review. That is part of the local police. That is always under review. सर अजय सर साल बड़ा अच्छा रहा, टेररिस्ट भी काफी मारे हैं, मगर पुलिस की बात करें, पुलिस के लिए नई मॉडर्न गैजेटरीज और वेपनरी की बात की जाए, किस तरह से आने वाले साल के लिए क्या प्लानिंग है कि क्या खास इक्विपमेंट्स खासतौर पर पुलिस के लिए आने वाले हैं जिससे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन या बाकी चीजों के लिए आपको मदद मिलेगी? पुलिस की मॉडर्नाइजेशन के लिए और इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ऑगमेंट करने के लिए साल 2020 के दौरान अलग अलग तरह की गैजेटरी हम लोगों ने जो अभी तक इंट्रोड्यूस करी है, उसमें अलग अलग तरह की ड्रोन्स शामिल हैं। इवन कोविड की सर्वेलेंस के लिए हर ज़िले ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। हम लोगों के पास एक नहीं बल्कि अलग अलग किस्म के ड्रोन अवेलेबल हैं। नगरोटा के दोनों एनकाउंटर्स के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कश्मीर में ऑपरेशंस के दौरान हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं लोगों पे लाइन ऑर्डर पे नज़र रखने के लिए, जब मिलिटेंट एक्टिविटी टारगेट हाउस के इर्द गिर्द चलती है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। इसके अलावा हम लोग बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं जो कश्मीर के अंदर चल रहे हैं। बाग बगीचों के अंदर अगर टेररिस्ट कार्रवाई होती है तो वहाँ पर ऐसे घुसने से खतरा ज़्यादा रहता है, और उसमें हमने कुछ एक ट्रैक्टर वहाँ पर इंट्रोड्यूस करे हैं, उनकी तादाद और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वेपनरी हमारे पास हर तरह की जो ज़रूरत की है जिसमें टेररिस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की, वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो चीज़ें हमारे साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की स्पेशल KORTs काम करती हैं, उनके पास भी आला तरह का सामान अवेलेबल है जो ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग इस्तेमाल में ला रहे हैं। अभी जो आपके बुलेट प्रूफ क्रेन जिसका इस्तेमाल होता है ऑपरेशन के ऊपर एरिया को क्लियर करने के लिए, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं और उनका हम इस्तेमाल वहाँ पर कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ बंकर और गाड़ियाँ पहले से तादाद उनकी बड़ी है और इसके ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश हमारी हो रही है। फिर जो सर्विलेंस के जो साधन होते हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को नज़र रखते हैं, जहाँ OGW एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उन मशीनों का जिक्र तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर वो हमारे पास पहले से ज़्यादा अवेलेबल हैं। फोरेंसिक्स के ज़रिए जो टेररिज्म को फाइट करने की ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग साइबर फोरेंसिक्स के टूल अलग अलग तरह के इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। आज जम्मू में भी अवेलेबल हैं और कश्मीर में, दोनों एरियाज़ में अवेलेबल हैं। तो वो हर ज़रूरत जो हम समझते हैं कि टेररिज्म को और इनके जो OGW नेटवर्क है उसको सर्विलेंस में रखने के लिए ज़रूरत है, हमारे पास हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करी गई हैं जो हमें बहुत मदद करती हैं डे टू डे चीज़ों को सर्विलेंस में रखने में और एनालिटिकल रिपोर्ट्स पैदा करने में, तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो थोड़ा से टेररिस्ट जो है देखे गए हैं फिर वापस यूज में आ रहा है, उसके पीछे की वजह क्या लगती है? दूसरी चीज, कितने टेररिस्ट सर LOC और IB पे इस वक्त एक्टिवेट होंगे जो इन्फिल्ट्रेशन की फिराक पे हैं, और क्या जम्मू में स्पेसिफिक 31 दिसंबर है, फेस्टिवल सीजन रहता है, तो कोई थ्रेट, टेरर थ्रेट जो है अभी एट प्रेजेंट? एक तो थुरैया की एक्टिविटी कभी सीन से बाहर गई नहीं थी। थुरैया की एक्टिविटी हमेशा रही है एंड दैट इज़ आल्सो अंडर वॉच, और उसके मुताबिक कार्रवाई होती रहती है। जहाँ जहाँ उसके प्रिंट्स मिलते हैं उसके मुताबिक काम होता है। जहाँ जम्मू का पाकिस्तान का फेवरेट टारगेट रहा है, जम्मू हमेशा और आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जम्मू सिटी अपनी कम्युनल हारमनी के लिए जाना जाता है, मगर बीच बीच में
इसको ख़राब करने के लिए पाकिस्तान पहले भी कोशिशें करता रहा है, आइंदा भी करता रहेगा, जिसके लिए हम सबको सतर्क रहना है। सिक्योरिटी की जहाँ तक ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक जो जो इनपुट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने तैयारी रखते हैं। आज भी हमारी तैयारी है और मैं समझता हूँ कि जो बॉर्डर के आर पार जो जगह एक्टिव हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई कमी नहीं आई है। बावजूद बर्फ़ पड़ने के मेंढर का सेक्टर इस्तेमाल करके पुशाना के ज़रिए से अगर शोपियां में मिल्टन भेजने की कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान बर्फ़ के बावजूद भी सब्र नहीं कर सकता है। अगर टनल खोद करके हीरानगर सांबा के सेक्टर से मिल्टन्स को ट्रकों में और गाड़ियों में डाल के हथियारों के समेत भेजने की कार्रवाई हो रही है, इससे भी दिखता है कि पाकिस्तान इन चीज़ों से सब्र नहीं कर सकता है, जो उसकी प्लान का हिस्सा है। इसी तरीके की कार्रवाइयाँ गुरेज के सेक्टर में हुई, कुपवारा बारामूला के सेक्टर में हुई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और दिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थ्रेट्स जो पार से फ्रॉम द ट्रेनिंग कैंप्स एंड फ्रॉम द ट्रेंड टेररिस्ट जो पाकिस्तान की किट्टी में रहती हैं वो आगे भी रहेगी। किसी भी टाइम पर इनकी तादाद जो है वो टेररिस्ट कैंप्स के साथ या ट्रेनिंग कैंप्स के साथ 200-250 इस तरफ और 200-250 उस तरफ इतनी रखने की कोशिश पाकिस्तान करता है, ताकि जब लोकल नंबर्स फॉल करें उन नंबर्स को रिप्लेनिश करने के लिए अपने टेररिस्ट भेजें। हाल में अगर आप देखें तो पाकिस्तान पाकिस्तानी ओरिजिन के टेररिस्ट को भेज रहा है, क्योंकि फॉरेन टेररिस्ट इस साल में काफ़ी बड़ी तादाद में मारे गए। पिछले साल भी लश्कर और जैश के टेररिस्ट पाकिस्तानी ओरिजिन के बहुत ज़्यादा मारे गए थे। अब उनकी गिनती कम हुई है, उस गिनती को और बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपने ही दहशतगर्द ट्रेन करके वहाँ से भेज रहा है। तो हम लोग सतर्क हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर ग्रिड, हाईवे ग्रिड, हिंटरलैंड ग्रिड, तीनों जो हमारी ग्रिड्स हैं सिक्योरिटी की वो अपनी जगह पे मजबूती से काम कर रही हैं। वी विल बी एबल टू काउंटर एनी। सर एक सवाल है सर, सोशल मीडिया पे सर एक बहुत बड़ा थ्रेट है हाईजैकिंग का, ऑनलाइन फ्रॉड्स का। उसमें कई पुलिस अफसरों के अकाउंट भी हैक हो गए हैं, जर्नलिस्ट के अकाउंट भी हैक हो गए हैं। एक बड़ा थ्रेट है इसके ऊपर। साइबर जो आपका सेल है उसमें इस तरह के आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, वो चीजें नहीं है जो हैकर को पकड़े जा सके। क्योंकि पिछले अगर हम बात करें इस साल की, तो इस साल में बहुत से ऑनलाइन। देखिए, इस एरिया में मैंने पहले जिक्र किया, ब्रांच के अंदर जो बनाना है उसके लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। हम लोग इस एरिया में बहुत सारे जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हमसे पहले टेक्नोलॉजी से परिचित थी उनके बराबर तो नहीं है, मगर हम लोग इस एरिया में बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले ही रिक्वायर्ड फंडिंग हो चुकी है। अब सिर्फ हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम कितना जल्द उस सेंटर को सेटअप कर सकते हैं। हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो इन केसेस की तफ्तीश करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है वो अवेलेबल बहुत कम तादाद में था, उसको और ज़्यादा ट्रेन किया जा रहा है। इस वक्त 25-30 के करीब लोग ऐसे हमारे एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं जिस ट्रेनिंग को आईजी क्राइम खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ह्यूमन रिसोर्स भी हमारा बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजिकल गैजेटरी जिसकी ज़रूरत है उसके लिए फंडिंग हो चुकी है, वो भी हम बढ़ाने वाले हैं। साइबर पुलिस का थाना एक जो जम्मू का खुलने वाला है, जल्द ही साइबर का थाना जहाँ पर बन जाएगा। इनका क्राइम ब्रांच का भी साइबर पुलिस स्टेशन जो सैंक्शन हो चुका है। अब सिर्फ हम देख रहे हैं कि उसके लिए सूटेबल जगह और उसको सेटअप करना, सिर्फ कागजी ऑर्डर के साथ सारी कार्रवाई नहीं हो जाती है, उसके फॉलोअप में टाइम लगता है। तो हम लोग उस पर लगे हैं कि हम जल्द ही ये जो साइबर पुलिस स्टेशन है उनको पूरी तरीके से वो मुकम्मल तरीके से उनको फंक्शनल कर सकें। सर, दो जानकारियां डीजी साहब। पुलिस एक बड़ी ही अनुशासन वाली फोर्स है। कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी बहुत ज्यादा ऐसे कुछ बातें की हैं जो पूरी दामन को दाग लगा जाती हैं खाकी पर। एक तो जानकारी चाहूंगा, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है? और दूसरा, डीजी साहब, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रधानमंत्री भी चाहते हैं और यहाँ के एलजी साहब भी चाहते हैं। क्या इस भ्रष्टाचार में कोई ऐसा पुलिस जवान या अधिकारी है और क्या उस पर कार्रवाई की जा रही है और या कुछ कार्रवाइयां की गई हैं? देखिए, इसमें जो हमारा विंग है एसीबी, जो हाल ही में जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं, पहले आप उसको विजिलेंस डिपार्टमेंट कहते थे, उनका दायरा कार खुला है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है, किस तरह की कोई बंदिश नहीं है। इस साल के दौरान लगभग आधा दर्जन पुलिस के लोग ऐसे होंगे जिनके खिलाफ टाइम टू टाइम एसीबी की तरफ से कार्रवाइयाँ हुई और उसमें हर तरह का समर्थन पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से दिया जाता है।
उसके अलावा अगर कोई इंटरनल कंप्लेंट्स आती हैं, कंप्लेंट्स के रेड्रेसल का मैकेनिज्म पुलिस का है, उसके मुताबिक पुलिस के अंदर से भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज इनिशिएट होती हैं और उसके मुताबिक जो कार्रवाई बनती है की जाती है। और जहां जायज़ पाया जाए कि दरखास्त दुरुस्त है, अगर हमें क्राइम ब्रांच को भी केस ट्रांसफ़र करना पड़े तो हम लोग करते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। बाकी सीनियर अफसर्स क्या करते हैं और अगर कोई गलत करते हैं उसके लिए क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, वो अपना एक सरकार का, डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का सिलसिला है, उस पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर इतना है कि अगर कोई डिसिप्लिन को वायलेट करके गलत करता है तो वो अननोटिस किसी सूरत में नहीं जाएगा, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। Sir, it has been seen. Sir, NI has made a very chilling revelations. In fact, we have seen that some of the mainstream political party leaders giving 10 lakh rupees to Hizbul Mujahideen commander because they wanted favor during Lok Sabha elections. You don't think that this is really very disturbing? Mainstream political party leaders hobnobbing with terrorists, and in this case it was about Wahid Parab PDP. I would only be able to say that it is disturbing, but beyond that only NIA can make a comment. So what, you think that there should be proper investigation, it can't be one man, it should go beyond Wahid Parab? Certainly yes. One last question. We have seen that there had been of late many surrenders, which you said 12 in number, and it's a very healthy trend that you are giving a second chance to people to live. Of late we have seen again, certain people have started crying foul. You think that this seems to be a strategy somewhere Pakistan is perturbed? They are once again trying to run that false narrative so that they can again demonize police force because they had been able to win confidence and trust of the people in Kashmir. Crying foul over this has been part of strategy from Pakistan. I'm sure you would have access to some of their tweets and all. Those tweets are positively indicating that Pakistan is behind this kind of narrative that these surrenders are not genuine surrenders, and then the encounters are not genuine encounters. They've been trying this. They have some elements working on their behalf within Jammu Kashmir also, who are under our surveillance. We will definitely take strong action against them, and we will not allow this kind of false propaganda to take place. Okay.